स्वागत है साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। आज की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपके सामने मैंने पहले से ही उल्लिखित कर रखा है। पाचन एवं पोषण तंत्र सीरीज पार्ट थर्ड, 2 पार्ट इसके आ चुके हैं आपके सामने, पार्ट 1 पार्ट 2। आप कतई ये मत सोचिएगा कि सर इतने पार्ट क्यों बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाए और कभी भी आप अपने ज्ञान को एक सीमित दायरे में ना रखें। मेरा मानना ये है कि आज का जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, जिस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए उस हिसाब से आप कम से कम, ज़रूरी ये नहीं कि कंठस्थ ही रहे सारी चीज़ें, ज़रूरी ये है कि हम उनसे कभी ना कभी मुखातिब हुए रहें बस। तो एग्ज़ाम में जब बैठेंगे 4 विकल्प आएंगे तो वाकई में हमें ऐसा लगेगा कि हाँ इनको कभी देखा है। और वैसे भी आपको देख लीजिए, जो विकल्प गलत होते हैं ऐसा लगता है जैसे हमारे रिश्तेदार हैं। सबसे ज़्यादा वही विकल्प हमें आकर्षित करता है एग्ज़ाम में। जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं पेपर के दौरान ऐसा लगता नहीं बार बार, नहीं यही वाला सही होगा, यही वाला सही होगा। तो कम से कम जब हम जाने रहेंगे तो कम से कम ये बात तो हमें पता चलेगी कि अच्छा आपसे मुलाकात तो पहले कभी ना कभी हमारी हुई है ना। तो अब ज़रा ध्यान दें, जहाँ से वो पार्ट छोड़ा गया है, जहाँ से वो बात रोकी गई है पार्ट टू की, और वहीं से आप इसे आगे बढ़ाइए। तो हम लोग दांत की चर्चा कर चुके हैं, और अब मुख में बनने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। लार जिसे सलाइवा कहा जाता है, ये वही लार है जो टपकता है, ये वही लार है जो किसी अच्छी चीज़ को देख करके आपके पूरे मुख को गीला कर देता है, ये वही लार है जो आपकी जीवा को हमेशा नम बनाए रखता है, ये वही लार है जो आपको कीटाणुओं से आपके शरीर की रक्षा करता है। आ रही बात समझ में? तो लार एक चिपचिपा तैलीय पदार्थ है। तो पहली बात तो ये जान लें आप कि इसमें 98% तो जल की मात्रा है, 98% तो जल की मात्रा है लार में। बाकी जो कुछ है वो आपके सामने आने ही वाला है। लार का जो पीएच मान होता है वो 6.3 से 6.8 तक हो सकता है या होता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण उत्तर आप तक पहुँच चुका है कि जो लार है हमारा वो वाकई में अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से पीएच मान कम होना अम्लीय होगा, और 7 के ऊपर जाएंगे तब वो बात हम क्षारीय में ले जाएंगे। क्लियर है बात ना? अच्छा, तो ठीक है। तो जहाँ तक हम लार की बात कर रहे हैं, वाकई में हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। जोड़ी का मतलब 2-2 करके। अब जरा ध्यान दें, वो 3 जोड़ियाँ कौन कौन सी हैं? एक है अधोहनु, एक है अधोजिह्वा, और एक है पैरोटिड। अधोहनु, अधोजिह्वा, और ये थोड़ा सा सही कर दें हम, पैरोटिड। यानी 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं आपके मुख में। अधोहनु, अधोजिह्वा जीवा के नीचे है, और आप ये मान के चलें जो पैरोटिड है वो यहाँ आपके कर्णपल्लों के पास है, और अधोहनु जो है वो ये आपके यहाँ है आगे की तरफ। अधोजिह्वा, अधोहनु और ये पैरोटिड, इधर भी एक, इधर भी एक, तभी तो होगा जोड़ा। तो हमने कहा कि ये जोड़ी में है, अर्थात 2 इनकी संख्या है, 2 इनकी संख्या है, 2 इनकी संख्या है। वैसे तो ये 6 हैं, वैसे तो ये ग्रंथियाँ कितनी हो जाएंगी? फिर 6 हो जाएंगी। वाकई में आप ध्यान देना, लार की मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, इस बात को ध्यान देना, 3 जोड़ी होती है। जोड़ी का मतलब हुआ 2-2 करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है? इनसे एंजाइम का श्रावण होता रहता है, इनसे एंजाइम निकलते रहते हैं, किसी से थोड़ा सा कम, किसी से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन निकलते एंजाइम हैं, और उन एंजाइमों से हमारे एग्जामिनर साहब बहुत अच्छा प्रश्न बना करके हमारे सामने आ ही जाते हैं। ठीक है, तो अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक है टाइलिन और एक है
डाइस्टेड और एक है लाइसोजाइम, एक है म्यूलिन करके है ये चीज़। ये चारों की चारों क्या हैं? एंजाइम्स हैं। और कहाँ बनती हैं तो ध्यान देना, ये मुख्य एंजाइम है। और ये वाकई में ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न है। यहाँ से कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है, तमाम प्रकार के एग्जामों में ऐसे प्रश्न बना ही लिए जाते हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ मिलेगा, टाइलिन एंजाइम का श्रावण कहाँ से होता है। तो आप पहला जवाब तो कहिएगा, हमारे लार में 3 जोड़ी क्या होती हैं? लार ग्रंथियाँ होती हैं। उन्हीं लार ग्रंथियों से इन तमाम प्रकार के एंजाइमों का श्रावण होता है। और इन एंजाइमों का कार्य क्या है? तो जब भी आपसे एंजाइम की बात हो तो हमेशा ध्यान देना, एंजाइम्स आपके पाचन प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स आपके वृद्धि विकास में सहायक है। ये बात आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए। और ये ना होंगे तो फिर तो हमारा जो कुछ भी खाना पीना है, जो पाचन कर रहे हैं, जो पोषण हो रहा है, सच में वो बहुत ही बेकार चला जाएगा। तो बहुत ही मनोवेग से सुनने का प्रयास करें। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन वाकई में बहुत ही स्तरीय हैं ये। इन्हें आप पूरी तरीके से अपने दिमाग में जगह दें और इन्हें बैठने का स्थान आप खुद दीजिए। तो टाइलिन देखिएगा और डाइस्टेड, ये जो सम्मिलित रूप से यपाइलेज कहे जाते हैं, एपाइलेज भी इसे कह सकते हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें एक और नाम से भी जाना जाएगा, एपाइलेज कहा जाएगा। और जब भी बात आए कि इनका काम क्या है, तो ये नाम अगर आपके सामने आ जाए तब भी आप घबराना मत। ये दोनों में से कोई नाम आ रहा तब भी आप घबराना मत, ठीक है, क्योंकि कार्य इनका एक ही है। अब इसमें देखिएगा इनका काम क्या है? स्टार्च यानी मंड का पाचन करना। स्टार्च यानी किसका? मंड का पाचन। स्टार्च यानी मंड का पाचन। इसमें ज़रा समझना, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च वो होता है जो आप अपने घर में जब आप रोटी बनाते हैं, जब आप उस आटे को साफ करते हैं तो कुछ खुरदरा सापन ऊपर रह ही जाता है। और अगर आप उस आटे को जितनी बार ऐसा प्रयास करेंगे उतना बार थोड़ा थोड़ा उसमें से खुरदरापन वो निकलता हुआ जाएगा। वाकई में वही क्या होता है? स्टार्च होता है। और ऐसे कठोर चीज़ों का पाचन कौन कर लेता है? यही कर लेता है टाइलिन, यानी जिसे एपाइलेज कह रहे हैं। ये शुगर को भी तोड़ने का काम करता है। जो आप चीनी यानी शुगर लेते हैं वो उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, ये तोड़ने का उसे भी काम कर देता है। इस बात को भी ध्यान दें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शुगर को भी तोड़ता है, शुगर को भी तोड़ने का काम करता है कौन? शुगर को भी तोड़ने का काम करता है ये आपका टाइलिन, जिसे हमने एपाइलेज बोला है। कोई डाउट यहाँ पर अब आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि मैं एक प्रश्न के साथ उन तमाम प्रश्नों को जोड़ जोड़ करके आपको इसलिए बताता हूँ कि जिससे कभी भी आपको याद आए तो वो बात आपको हमेशा आपके दिमाग में चलती रहे कि वाकई में हमने कभी एपाइलेज का अध्ययन किया था, कभी टाइलिन का अध्ययन किया था, कभी डाइस्टेड का अध्ययन किया था। और उस दौरान हमें स्टार्च और मंड का पाचन तो बताया ही गया, साथ ही साथ यह भी कहा गया कि ये शुगर को भी तोड़ने का काम करता है। अर्थात जैसे ही हम मीठा खाते हैं, अपने मुख में लेते हैं, तो वाकई में उसको तोड़ने का काम यहीं से चालू हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए आपके शरीर का पहला पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये मत सोचना कि हम पेट में जा कर के ही पचेंगे। ऐसा नहीं है, आपका पाचन शुरू हो जाएगा आपके मुख से। इसलिए ज़रूरी है इस प्रश्नों के जब आप पूरे ढंग से समझेंगे तो छोटे छोटे प्रश्न भी उस समय बड़े हो जाते हैं जब हम उसको बहुत ही बारीकी से नहीं लिए होते हैं। तो अब ये मान के चलूँ कि स्टार्च और मंड का पाचन, ये बात आप समझ गए। लाइसोजाइम जो लिखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कीटाणुनाशक है। क्या नाशक है? कीटाणुनाशक है। यानी आपके मुख में ढेर सारे कीटाणु होते हैं या फिर जब भी आप भोजन या कुछ खाते हैं तो बहुत से कीटाणु यानी जीवाणु आपके शरीर के अंदर उसी मुख में प्रवेश कर जाते हैं। ये चीज़ आप जब समझना चाहेंगे, वाकई में ये बहुत ही खतरनाक बात है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और मैं एक आपको अद्भुत चीज़ बताने का प्रयास करूँ। इस पृथ्वी पर जितनी जनसंख्या है उससे कहीं ज़्यादा
जीवाणु आपके मुख में है। अद्भुत है ना। इसीलिए तो आप अपने मुख की इतनी सफाई करते हो, उसके लिए ब्रश लाना पड़ता है, दांत घिसते हो, है ना। और आपने बचपन में देखा होगा कि जब भी कभी मसूड़ों में दर्द हो जाए या फिर ऐसे भी, तो हमेशा नमक और तेल मिला करके उस मसूड़े पर मालिश की जाती थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आपको कहा था कि अम्लीय चीज़ें आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचाएंगी। तो ज़्यादा मीठा खाओगे ना तो नुकसान करेगा। इसलिए चाय पीना ज़्यादा हानिकारक क्यों हो जाता है? क्योंकि यहीं से हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। अभी उसकी बात और भी मैं करूंगा, लेकिन अभी समझें मैं जिस चीज़ की बात ये कर रहा था कि ये कीटाणुनाशक हैं। मुख में पृथ्वी की जनसंख्या से ज़्यादा क्या पाए जाएंगे? जीवाणु पाए जाएंगे। ये आ जाते हैं, और अगर ये सारे जीवाणु आपके शरीर में ही चले जाएं तो फिर तो आपको बहुत ही जल्दी ग्रसित कर सकते हैं, रोग से आपको तकलीफ़ पहुंचा ही सकते हैं। तो हम लोगों को इस तकलीफ़ से तो बचना ही बचना है। अब समझें, और मैं क्या यहाँ बताना चाह रहा था, एक परंपरा से मैं आपको जोड़ूं तो आपको वो चीज़ बेहतर समझ में आएगी। आप ज़रा सोचना और ऐसे ही प्रयोग करके देखना। आज भी शहरों में, देहातों में, हर जगह है। शहरों में हो सकता परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, लेकिन देहात में अभी भी है वो कल्चर, वो संस्कृति अभी भी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के पास तो ये है ही। जब आपके किसी रिश्तेदारी या रिश्तेदार महिला जब आपके घर आती हैं तो हो सकता है जब वो मिलती हैं आते समय और जब वो जाते समय आपके घर वालों के साथ क्या करती हैं? आलिंगन करती हैं कि नहीं करती हैं? करती हैं ना, वो आलिंगन करती हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ है। लेकिन अगर आप यही आलिंगन वाली बात कहाँ ले जाएंगे? विदेशों में ले जाएंगे तो विदेशों में आलिंगन ना करके सीधा वो होंठ ही मिला देते हैं। ये आपको पता है, ये आपको जानकारी पूरी तरीके से है कि विदेश में ऐसा है कि वहाँ एक दूसरे को प्रेम जताने के लिए वो लिप टू लिप किस करते हैं। और वो जो किस करते हैं, मैं उसको यहाँ से क्यों जोड़ रहा हूँ? वो किस करने की प्रक्रिया मैंने यहाँ क्यों जोड़ी है? इसलिए जोड़ा है क्योंकि अगर एक किस कर रहे हैं तो वाकई में उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए, इस बात को उन्हें मान लेना चाहिए कि हम केवल आपको प्रेम नहीं बांट रहे, आपको जीवाणु भी बांट रहे हैं। एक बार के किस करने पर ये मान के चलें 80 मिलियन बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आदान प्रदान हो जाता है। सारी बात समझ में? 80 मिलियन बैक्टीरियाज का क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है। और इसलिए ये जो विदेशों वाली परंपरा मुझे कम रास आई। भाई इस तरीके का काम कौन करता है? और आप वहाँ आप देखेंगे हर जगह, आप किसी भी बड़े बड़े देशों की, विकसित देशों की बात कर लें तो जहाँ हर जगह ऐसा है, सिस्टम है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप कहेंगे सर हमारे यहाँ अगर ऐसा ही है, आलिंगन वाला ही मसला है, तो इससे कौन सा फ़ायदा है? मान लो यहाँ तो फ़ायदा ना होकर नुकसान है, तो आप में ही कौन सा फ़ायदा है फ़ायदा। अपने वाले में जानते हो क्या फ़ायदा है? जो अपने यहाँ केवल आलिंगन किया जाता है, वाकई में वहाँ पर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है। बड़ी अद्भुत बात है। इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है, प्यार का हार्मोन। है ना अजीब, है ना मज़ेदार। ये मैं केवल अपने भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हर उस देश की बात कर रहा हूँ जहाँ कोई आलिंगन कर रहा है। एक दूसरे से प्रेम से गले लगने पर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्रावण बढ़ता है, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, और वो बढ़ भी जाती हैं। तो ऐसा है ये सिस्टम। तो बड़े दूर के वैज्ञानिक थे हमारे पूर्वज, बड़े अनुभवी थे, क्योंकि वो हर चीज़ ऐसा करके गए कि सचमुच सब लाभकारी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो उसका वैज्ञानिक कारण सामने आ भी रहा है। तो मैंने कह दिया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है, जिसे हम लव हार्मोन कहते हैं। आपने देश की परंपराओं को इसके साथ जोड़ा, वो इसलिए जोड़ा कि जिससे आप इस बात को याद रख पाएँ। लगे हाथ आपके साथ 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन इस तरीके से आपके दिमाग में समाहित हो पाएँ। हमारी कोशिश वही है, और हमारी कोशिश यही है कि आप अच्छे ढंग से तैयार हो जाएं। आपकी जो भी तैयारी चल रही है, आप उसके लिए बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार हों। इसलिए मैं ये भरकस कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह की चीज़ें जुड़ी रहें, तो आपको याद करने में आसानी होगी। कीटाणुनाशक इसे इसलिए कहा हूँ क्योंकि ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। लाइसोजाइम अगर
कुछ भी आप खा रहे हैं उसमें जो भी जीवाणु या जो भी अन्य प्रकार के कुछ छोटे सूक्ष्म जीव आ ही जाते हैं, उनको वाकई में मार देगा। मैं आपको बता दूं, आप किसी मच्छर को अपने इस मुख में बैठा करके रखें तो बहुत ही ज़्यादा वो 30 से 40 सेकंड तक, अधिकतम बात कर रहा हूँ, वो मर जाएगा। आप सोचेंगे सर वो तो उड़ जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रक्रिया आप आजमा सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को कह दो यहाँ मच्छरदानी लगा करके, छोटी सी मच्छरदानी ले लो और ऐसे लगा करके और मुख में मच्छर को पूरा मुख खोल करके बैठाए रखिए। इसके बाद आप देखिए वो मच्छर मर जाएगा। लाइसोजाइम में इतनी ताकत है, अद्भुत है ये। और आपको मैं और भी इसके उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन आपको मैं ये कभी सलाह नहीं दूंगा कि हर चीज़ मेरा उदाहरण दिया हुआ आप आजमाएं ही, वो नुस्खा ही करके आजमाएं, नुकसान भी हो सकता है। यहाँ की हर वो बातें आप मान के चलें जहाँ मैं उदाहरण दे रहा हूँ वैसे ही कोशिश रहती है कि सब सही बताऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें अगर ऐसी भी लगें आपको तो आप प्रयास मत करिएगा। मैं आपको बता दूँ, मेरे सामने का उदाहरण है, मुझे जानकारी इस बात की है कि अगर किसी बच्चे के सिर में, जिसका सिर ये है और इसमें छोटे छोटे बहुत से वो फुंसी है ना, ये निकल आए छोटे छोटे, तो ये काफ़ी भयानक और काफ़ी दिनों से ये ठीक ना हो रहे हों, तो एक ऐसा कुत्ता पकड़िए और सच में बताएं वो कुत्ता वफादार होना चाहिए। वफादार का मतलब पालतू होना चाहिए, पालतू का मतलब आपका कहना मानना चाहिए। तो ऐसे कुत्ते होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी जगह से कुत्ता उठा लो फिर नुकसान कर जाएगा, ज़रा देखना। तो इस पर आप मीठा लगा दीजिए, इसके सिर भर में, पूरे सिर पर मीठा लगा दीजिए। और अगर आप देहात के हैं तो आपके पास मिठाई के बहुत से प्रकार हैं, उसी में से एक जो आप जिसे गुड़ कहते हैं, और उस गुड़ का तरल पदार्थ उठाइए और उठा करके उसके पूरे सर पे लगा दीजिए और उस समझदार कुत्ते से कहिए कि उसे वो चाट ले। और अगर ऐसा वो कर गया, हकीकत बता रहा हूँ फिर आपको, फिर ये फुंसी ज़रूर चली जाएगी, ये उसका ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि कुत्ते का जो लार है वो हमसे कहीं ज़्यादा है, कुत्ते का जो लार है वो हमसे कहीं ज़्यादा है, और उसमें वो तो लाइसोजाइम भर भर के है। तो लीजिए ना, इतनी बेहतरीन दवा कहाँ जाएगी। तो ऐसा हो तो आप कर सकते हैं। बहरहाल ये मेरी डॉक्टरी सलाह नहीं है, ये एक केवल नुस्खा जिसे कह सकते हैं, नुस्खा जिसे कह सकते हैं, बस वही है ये, और कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ा प्रयास नहीं। मैंने वफादार इसलिए कहा क्योंकि अगर आप किसी ऐसे हरे गहरे कुत्ते को उठा लाएंगे तो फिर वो हो सकता है चाटने के बजाय काटना भी शुरू कर दे, क्योंकि उसे मीठा लगेगा तो सर का कुछ हिस्सा वो निकाल भी सकता है। तो वफादार कुत्ते होने चाहिए, समझदार कुत्ते होने चाहिए। बहरहाल मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लाइसोजाइम के बारे में पता चल पाए। लाइसोजाइम वाकई में एक ऐसा एंजाइम है जो सच में कीटाणुओं को बर्दाश्त नहीं करता है, कीटाणु विरोधी है, ये उन्हें मारने की क्षमता रखता है और ये उन्हें मार भी सकता है और मार भी देता है। ठीक, तो पहला तो सुरक्षा कवच हमारे मुख से ही शुरू है। देखिए क्या सिस्टम दिया है भगवान ने हमें, हम लाख बचाएं अपने आप को, बच नहीं पाते, और हम लाख गलत काम करें फिर भी बच जाते हैं। क्या है शरीर, अजीब है ये। क्योंकि यहाँ पर कोई भी आएगा तो पहले तो ये दीवार फाँद के जा नहीं पाएगा, और अगर चला भी गया तो अंदर जाने के बाद और भी खतरनाक लोग बैठे हैं, उनकी भी चर्चा होगी अभी। लेकिन बस इतनी बात समझें, वाकई में मैंने कह दिया कि लाइसोजाइम कुछ इस प्रकार काम करेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और लगे हाथ आपको तो स्टार बनाइएगा, बेहतरीन है। आंसू, आंसू जो कि लैक्रिमल ग्रंथि जो कि आँख में है, जहाँ से अश्रु यानी आपके आँखों से आंसू निकलते हैं, आंसू का श्रावण होता है, मैं उसी आंसू की बात कर रहा हूँ। आंसू में भी यही कहा गया, वो आंसू में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। अगर पूछा जाए आंसू में कौन सी एंजाइम पाई जाती है तो कहिएगा लाइसोजाइम। इसीलिए तो आपकी आंखों में भी कोई जीवित नहीं बच सकता है, देखा है ना कभी, आंखों में वैसे भी कोई जीवित नहीं रह सकता है। कोई भी खतरनाक चीज़, आप ऐसे ही सोच लो, आप रास्ते से जा रहे होते हैं, अचानक कोई भी जानवर, छोटा सा, बड़ा जानवर आएगा तो फिर तो ख़त्म ही कर देगा। छोटा जानवर आकर के आपकी आंखों में पड़ जाता है, जिसे आप बहुत प्रकार नामों से जानते हैं, मैं इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं। तो वो जब आंखों में पड़ जाते हैं तो वाकई में ये लाइसोजाइम उन्हें मार देता है। ज़्यादा समय तक वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइसोजाइम निकलता है।
और आँखों से आंसू निकलना वाकई में लाभकारी है। आपका हंसना लाभकारी है, तो हंसते रहें, हंसाते रहें और आँखों में वो खुशी वाले आंसू लाते रहें। ऐसा नहीं कि मतलब दुख में ही रोएं, खुशियों में रोएं, आपकी आंखों में वो पानी आए तो हमेशा आपकी गंदगी आंखों की वो दूर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। क्योंकि इतने विकसित लोग बैठे हैं, जरा इनके भी बारे में अब आप परिचित हो चुके। ये परिचय अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि लाइक का बटन दबाएं। और अब देखिए नीचे लिखा है म्यूलिन, एक और एंजाइम यहाँ है म्यूलिन। म्यूलिन की बात कर लेता हूँ। ये म्यूलिन यही है जो चिपचिपा बनाए रखता है। ये वही म्यूलिन है जो क्या करता है, लार को चिपचिपा बनाए रखता है। आप कहोगे सर इसका क्या कारण है, वो चिपचिपा हो या ना हो इसका क्या मतलब है? मतलब है, अगर आप ये लार चिपचिपा ना होता फिर तो आपका भोजन आपके मुख में ठहरना ही नहीं चाहता, है ना। जैसे अगर आप खुद ही सोच लो, अगर सड़कों पर वो बैरिकेडिंग ना हो, वो बड़े बड़े ब्रेकर ना बनाए गए हों, तो गाड़ी की स्पीड कौन कम करना चाहता है ना। अगर हम फेल ही ना हो तो पास होने की ललक हम में कहाँ से आएगी, होता है ना। तो हमें तो हमेशा उस चीज़ का मतलब तब पता चलता है जब हम वो कर चुके होते हैं, है कि नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि चिपचिपा का मतलब होता है कि ये भोजन को पकड़ करके रोकता है कि आप अभी इतनी आसानी से मेरे अंदर नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, रोकेगा लेकिन उतनी ही आसानी फिर पैदा कर देगा कि अब आप जाएं, क्योंकि अब आप कहाँ से गुजरने वाले हैं, इस आहार नाल के माध्यम से अंदर जाने वाले हैं। आहार नाल जो कि 25 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है, उस आहार नाल का सफ़र आपको तय करना है। तो मैं पूरे भोज्य पदार्थ को चिपचिपा बना दे रहा हूँ, जिससे आसानी से उस पाइपलाइन में आप सरकते हुए चले जाएं पहले प्लेटफार्म के पास, है ना। ये काम करते हैं। तो मुझे लगा कि आप इस बात को आप भली भांति समझ पाए, क्या आकर्षक है ना अपनी शरीर, क्या व्यवस्थित है अपनी शरीर। और आप इस कदर अध्ययन कर रहे हैं, मैं कोई पहलू छोड़ना ही नहीं चाह रहा पहली बात। और आप इस कदर अध्ययन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही बेहतर तैयारी कर रहे हैं। और अब आपसे कोई डॉक्टर भी कभी पूछेगा ना, तो वाकई में वो भी सोचेंगे कि सच में किसी से पाला पड़ा है हमारा, क्योंकि आप बताएंगे। क्योंकि हर वो बेहतरीन चीज़ आपको पता। मैं नहीं कहता कि आप दवाई ले जाएं, मैं नहीं कहता कि टाइलिन या लाइसोजाइम या इन सब चीज़ों के बढ़ जाने पे रोग नहीं होगा, लेकिन आप इनको बढ़ा कैसे पाओगे, इतना आसान नहीं इनको बढ़ा पाना। और जरा ध्यान देना, यही जो पैरोटिड ग्रंथि है, कहाँ गया, मैंने कहाँ लिखा था उसे, यहाँ लिखा था पैरोटिड ग्लैंड। यही जो पैरोटिड ग्रंथि है, इसी में जब सूजन आती है तो आपको गलसुआ नामक रोग होता है। बहरहाल हम वो बात करेंगे रोग वाली टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे गलसुआ कहते हैं। जब यहाँ वो सूजन आ जाती है, उसमें वो समस्या आती है। बहरहाल उस पर चर्चा होगी रोग वाली क्लास में। अभी बस इतना ये मान के चलें कि हम लोगों ने लार के बारे में बात की, और इतनी बात मुझे पता है कि आप इसे विधिवत समझ पाए, क्योंकि मैं आपको इसलिए इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आपके साथ कि आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाए। नहीं तो अन्यथा तो फिर मैं इसे 10 मिनट में भी पढ़ा सकता था, लेकिन आप समझेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आप घर कर जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो मान के चलूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब बात करें लार के बाद, और अब थोड़ी सी जगह बनाएं आप अपनी मस्तिष्क में। अब ये आगे आएंगे तो ये जो मसला है, जहाँ पर हमने आपको बताया हुआ था कि वायु मार्ग और वो कौन सा मार्ग, ये नाक वाला मार्ग, नासा मार्ग जिसे आप कहते हैं, ये दोनों जहाँ पर आपस में मिलकर के एक दूसरे को काटते हैं, उस एरिया को क्या कहा जाता है, ग्रसनी। यहाँ जहाँ आपको एपिग्लूटिस मिला था, एपिग्लूटिस, और एपिग्लूटिस के बाद ये एपिग्लूटिस कहाँ मिली आपको, ग्रसनी के पास मिली। एपिग्लूटिस का काम हमने आपको बता ही दिया है। वो काम करता है जब आप आहार नाल में, यानी आप जब भोजन कर रहे होते हैं तो वो वायु मार्ग को यानी नासा मार्ग को ढक लेता है, और जब आप सांस ले रहे होते हैं तब वो किसे ढक लेता है, आपके इस ग्रसनी वाले पोर्शन को, यानी आहार नाल वाले मार्ग को। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ये बात तो हो ही चुकी है। और अब बात करने वाले हैं ग्रसनी के बाद आपको एक 25 सेंटीमीटर लगभग लंबी एक संरचना मिलेगी। 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना मिलेगी जिसे हम आहार नाल कहेंगे।
आहार नाल, और यहाँ पर एक गति होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, कर्मानुकुंचन। कर्मानुकुंचन एक गति है, ये कर्मानुकुंचन गति पूछा जाए, अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछे कि आहार नाल में कौन सी गति होती है, कहिएगा कर्मानुकुंचन। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिस्टमेटिक ढंग से वो खाने को, आपके भोज्य पदार्थ को आपके आहार नाल नीचे धीरे धीरे ले जाने का काम करती है। आप सोचिए, आप खाना खाते हैं तो जो कुछ भी जोर आप लगाना है यहीं लगाते हैं, बाकी बाद का वो रास्ता कौन सफ़र करता है, वो कैसे तय हो जाता है ना। इतने प्रेशर थे तो आपने खाना अपने मुख में डाला ही नहीं है कि हाँ किसी ने आपके मुख में ऐसे रख करके फिर धक्का दे दिया हो, पूरी आसानी से तेज़ी से भाग जाए, ऐसा तो किया नहीं गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ ये गति होगी कर्मानुकुंचन। कर्मानुकुंचन गति का मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे गति के माध्यम से ऐसे ही होता रहेगा वो, इसके बाद वो धीरे धीरे कहाँ जाता रहेगा, नीचे की तरफ वो सरकता, या आपका भोजन कहाँ चला जाएगा, आपके आमाशय में। तो सच पूछना, ये कर्मानुकुंचन गति आप याद रखिएगा पूरे आहार नाल में। संपूर्ण आहार नाल की अगर बात करें, ये तो आहार नाल है, संपूर्ण आहार नाल अगर बात की जाए तो आमाशय वगैरह सब है, इसी आंत वगैरह सब इसमें आ जाएंगी। तो कभी पूछे आंत में कौन सी गति है, तब भी आप बताइए कर्मानुकुंचन की गति है। आहार नाल में कौन सी गति है, कर्मानुकुंचन की गति है। आमाशय में कौन सी गति है, कर्मानुकुंचन की गति है। तो अब ये बार बार आपको रटना क्या, आमाशय में कौन सी गति, फिर वही कर्मानुकुंचन, उसमें भी यही गति, फिर वही कर्मानुकुंचन। तो आप एक साथ ना याद कर लो कि यहाँ से लेकर के हमारे अंदर जो भी गतियाँ हैं, जहाँ से हमारा भोजन सफ़र कर रहा है, वो वाकई में वहाँ कौन सी गति होती है, कर्मानुकुंचन की गति होती है। कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं है, ये सब मांसपेशियों की बनी हुई नली है, ये बात आप मान के चलें। अब जरा इसमें ध्यान दें, यही जो आहार नाल है जिसकी लंबाई हमने 25 सेंटीमीटर के आसपास बता दिया, अब यहाँ कुछ ऐसा माहौल बनने वाला है, कुछ इस तरीके का, और ऐसे करके एक संरचना बनेगी, एक संरचना बनेगी। वो संरचना जो होता ही ना तो शायद आपसे भेंट भी ना होता। अगर ये ना होता तो आपसे हमारा भेंट ना होता। ये कहावत है कि पेट ही ना हो तो भेंट कैसे होगा, यानी पेट है तभी तो भेंट हो रहा है, और जब यही पेट बड़े हो गए तो भेंटने में दिक्कत आ रही, वो आलिंगन करने में समस्या आ रही है ना। तो दोनों जगह दिक्कत है। और हम देखिए जो बोल चुके हैं पहले, इसी का जवाब मैं आपको दे ही देता हूँ। शुरुआत करने से पहले इस टॉपिक को आकर्षक बना ही देता हूँ, आपके ज़िंदगी से मैं इस बात को जोड़ देता हूँ। आप ये ज़रूर कहेंगे कि सर पेट बड़ा हो गया। सच में मेरा पेट बड़ा होता तो मैं 10 के बजाय 20 रोटी खाता, है ना, मैं 4 के बजाय 8 रोटी खाता। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात, क्योंकि आपको ही सोच के मैं सारी बातें करता हूँ। आप इतना खा जाते क्योंकि अगर आपका पेट बड़ा होता है। और आप जरा सोचना, मोटा व्यक्ति और पतला व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि उनके भोज्य पदार्थों यानी खान पान में बहुत ज़्यादा अंतर हो, ऐसा भी नहीं होता। एक पतला व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खा सकता है। तो सच बताऊं, व्यक्ति मोटा हो या पतला हो, पेट का आकार वही रहेगा। ये जो ऊपर का हिस्सा बढ़ जाता है, सच में आप तैलीय और वसीय चीज़ खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ फैट जमा होता चला जाता है, और फिर वो फैट अनवरत रह जाता है आपके जीवन भर और आपको परेशान करता है। तो अपने शरीर में मोटापा तो कतई ना आने दें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी बीमारी है जो आपको शुगर का पेशेंट बना के ही छोड़ेगी। तो मोटापा बचाएं, ये तो कन्फर्म है। मोटापा हकीकत में हानिकारक है। आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही बेहतर, क्योंकि खान पान तो आप अपना रोक नहीं सकते, और मैं इस बात को कहूँगा भी नहीं। अब आए हो ज़िंदगी के 4 दिन जीने, तो खान पान पे बहुत ज़्यादा रोक टोक भी करना उचित नहीं है, लेकिन हाँ आप खाइए तो उतना ज़्यादा वर्कआउट भी कर दीजिए, फिर आपका वो समस्या से निजात मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज करें, बेहतर रहेगा। तो हमने ये बता दिया कि पेट लगभग एक ही आकार का होता है, चाहे वो व्यक्ति मोटा हो चाहे वो व्यक्ति पतला हो, बस उस पर मांस वो वसीय चीज़ें बढ़ती हुई चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ये वाला हिस्सा काफ़ी बड़ा हो जाता है, पेट वाला हिस्सा, और ये समस्याएं हर व्यक्ति के पास हो जाती हैं लगभग। आज के समय में तो बहुत ज़्यादा है ये। अब जरा ध्यान दें, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इसी आमाशय की बात कर रहा हूँ, इसी पेट की बात कर रहा हूँ, इसी स्टमक की बात कर रहा हूँ, इसी स्टमक की बात कर रहा हूँ, और इसी पेट की बात कर रहा हूँ, इसी आमाशय की बात कर रहा हूँ। तो ये इसलिए तीनों नाम बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि कुछ भी कह करके आ जाए तो आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। और मैं आपको केवल पाचन तंत्र अगर पढ़ाना होता तो मैं आपको ये टॉपिक कब का बता करके ख़त्म कर चुका होता।
लेकिन मैं आपको हर वो चीज़ें, आप ऐसे ही मत देखिएगा उस कंटेंट को कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तक तो पाचन तंत्र खत्म हो जाना चाहिए था। अरे भाई ठहरिए, थोड़ा और कुछ देखिए। मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहीं वो सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, फिर आमाशय से संबंधित आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है उन पर भी चर्चा हो जाएगी। तो जब हमारी मुलाकात अपने पेट से हुई तो हम पेट के बारे में जाने ही नहीं, बस इतना ही जाने कि हाँ पेट में जाकर के भोजन 3 से 4 घंटा ठहरेगा और पच जाएगा, तो फिर तो ये पाचन हो गया। लेकिन आपको पेट के बारे में और कुछ पता ही नहीं चला, तो इसका मतलब हम लोगों को पेट के बारे में और भी जानकारी अब रखनी चाहिए। जरा ध्यान दें, पेट को 3 भागों में, महत्वपूर्ण 3 भागों में बांट दिया गया है। एक को कहा जाता है कार्डिक, ये मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं जिससे आप समझ पाएँ बेहतर ढंग से, और इस चीज़ को आप जाने रखें, स्टमक, आमाशय, पेट, ये सब बात एक ही है। इस भाग को कहा जाता है कार्डिक और इस भाग को कहा जाता है फंडिक, और ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है पाइलोरिक। कोई दिक्कत? नामकरण हो गया। आपके आमाशय को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया तो बांट दिया। आप जरा ध्यान दें, आमाशय बढ़ गया, इसमें भी कर्मान कुंचन की गति होती, मैं ये बात कर चुका हूँ। आमाशय की औसतन लंबाई अगर बात की जाए, आमाशय की बात अब कर रहा हूँ, आमाशय की औसतन लंबाई 12 इंच होगी और इसकी चौड़ाई यानी मोटाई लगभग 6 इंच के आसपास होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत बड़ा उत्तर नहीं है, कभी एग्जाम में आया ही नहीं। बहरहाल हम लोग चर्चा में बने हैं तो हम सीढ़ी लगा करके ही पढ़ना चाहते हैं। सम्मान करेंगे तो चीज़ें हमें याद रह जाएंगी। सीधा कार्डिक फार्डिक में इसको काट करके बांट देंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा और कहेगा हमारी लंबाई बता दो और हमें हमारी मोटाई बता दो, तो फिर तो समस्या है। ये जो 6 इंच की लगभग इसकी चौड़ाई है वो हिस्सा, और ये 12 इंच की इसकी लंबाई है। ये बात ध्यान दें, आपके आमाशय की ये सबकी संरचना लगभग इतनी ही होती है। बाकी आप कितना खाते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी पाचन प्रक्रिया कितनी ज़्यादा तेज है। आप सुबह के खाते हैं, शाम तक आपको भूख नहीं लगती। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं सुबह खाए, उनका 3 घंटा वो औसतन जो पाचन है, हर वो चीज़ जो 3 घंटे में पची जानी चाहिए वो उनका पच जाता है, और आपके पेट में समस्या है, और जिसे आप बहुत प्यार से तमाम नामों से जानते हैं। बहरहाल अभी देखें तो कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, ये 3 पार्ट आपके किसके हो गए? आमाशय के। और इस वाले हिस्से में मिलेगा आपको HCl, खतरनाक। और इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी बहुत कुछ बाकी है। HCl ये है एक प्रकार का एसिड, और आपको पता है सर, एसिड तो किसी के ऊपर डाल देना तो फिर तो जल जाएगा, जरूर जल जाएगा, है ना। इसीलिए तो आप कहते हैं कि पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है ना। पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। जो पेट में आग लगेगी आप उसे जठराग्नि कहेंगे ना। क्लियर है ना। तो क्योंकि यहाँ पर जठर रस भी मिलेगा और उसी जठर रस से प्रेरित होकर के आपके पेट में आग लग जाएगी, भूख की प्रेरणा होगी, और उसे आप कह देंगे जठराग्नि। समझना, हमारे पेट में एसिड है, हमारे पेट में एसिड है। लाइसोजाइम जिन्हें मार नहीं पाएगा उन्हें ये एसिड मार देगा, और ये इंतजार करेगा कि आइए आइए, और अभी आप वहाँ से बच के आ रहे हैं तो यहाँ आपको कौन बचाएगा, और जैसे ही वो इस जगह पहुँचेंगे वो वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। आप ये ज़रूर सोचेंगे सर अगर ऐसी ही व्यवस्था हमारे पेट में है तो हमारा पेट भी तो मांस का बना हुआ है, हम कुछ भी खाते हैं ये गला देता है। सच में इसकी इतनी क्षमता है ना, आप ब्लेड खा लें, ब्लेड, आपके पेट में ब्लेड चला जाए तो वो इसे गला देगा। HCl उसे गलाने की क्षमता रखता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो उसे गला देगा। तो आप जरा सोचिए कि आपका पेट तो मांसपेशियों का बना है, फिर ऐसा ये क्या कारण है कि जो बचा हुआ है? तो यहाँ पर एक म्यूकस नाम की झिल्ली है। म्यूकस नाम की झिल्ली मिलेगी कहाँ? आपके आमाशय में, जो हमेशा किसका श्रावण करती है? क्षार का। तो क्षार का श्रावण करती है, जिसकी वजह से ये एसिड यहाँ निष्क्रिय हो जाता है। उस अवस्था पर जाकर के उस दीवार को भेद नहीं पाता, नहीं तो फिर तो बड़ी समस्या थी। ये सब कुछ गल ही गया होता तो हम ही कहाँ होते फिर, है ना। इसका सीधा सीधा कारण है, आप समझें, हमने आपको बता दिया कि आपके दिमाग में बनने वाले प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे रहा हूँ। वो दे इसलिए रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा यहाँ पर, एक प्रकार का एसिड है। ये किसी भी चीज़ को गलाने की क्षमता रखता है। आपके पाचन प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो इसी की है।
ये सबसे बड़ा काम इसी का है। जैसे ही भोजन देखिए यहाँ पहुँचेगा, उन तमाम प्रकार के कीटाणुओं को मारने का काम करेगा, फिर उन्हें गलाने का काम करेगा। ये सारा काम तो ये करके देता है, जिम्मेदारी अपना बहुत बखूबी निर्वहन करता है। अब जरा ध्यान दें, यही जो HCl है, ये मैंने कहा कि अगर आपकी शरीर भी तो मांसपेशियों की बनी है कि उसे भी तो गल जाना चाहिए, जल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि एक झिल्ली का आवरण है जिससे क्षार का श्रवण होता है और वो उसे अपने पेट को बचाने का काम करता है ना। क्लियर है बात? अब जरा ध्यान दें, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना आपको मिल जाएगी, कहाँ पर? आपके आमाशय में, ऐसे कांटा नुमा संरचना जिसे कह सकते हैं, इस तरीके की। और ये जो संरचना है इसे कहा जाता है रूजी। कौन सी संरचना कहते हैं इसे? रूजी। ये मान के चलना आपके पेट में बैरिकेडिंग बना दिया गया है, अर्थात जिस स्पीड से खाना अब तक टहल रहा था, जिस स्पीड से खाना अब तक आपके आमाशय यानी पहले प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है। अच्छा, इसे मैं पहला प्लेटफॉर्म क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खाना अभी तक ठहरने का कोई स्थान ही नहीं था, और जैसे ही भोजन यहाँ पहुँचा, ये अपना 3 से 4 घंटा वक्त यहीं बिताने वाला है। तो 3 से 4 घंटा भोजन कहाँ ठहरता है, इस बात को याद रखें। अपने कॉपी पर अपनी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से, कलम वो कहते हैं कि लाइनें बढ़ाते रहें, लिखते रहें। 3 से 4 घंटा ठहरेगा भोजन। कहाँ ठहरेगा? 3 से 4 घंटा आपके आमाशय में। वाकई में इतना वक्त कैसे दे पाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये रूजी मिल जाएगी और इसे जल्दी क्रॉस नहीं होने देगी। यहाँ आइए, ठहरिए, और वो कर्मान कुंचन गतियों के द्वारा आप यहीं पर पिसते रहे और एक लुगदी जैसा संरचना आपकी बन जाएगी। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया यहाँ होगी। आप मान के चले, मैंने रूजी की बात की। रूजी का काम क्या है? भोजन को पीसना, या कह सकते हैं कि भोजन को ज़्यादा समय तक आमाशय में रोकना, जिससे वो सारी प्रक्रिया पाचन की संपादित हो सके। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं ना? ये लास्ट वाली बात करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी पाइलोरिक वाले हिस्से में, यहाँ ये रूजी मिला, यहाँ पर जठर रस मिलेगा। जठर रस जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो जठर रस है। और जठर रस में, ये थोड़ा सा अलग मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको स्पेस कम मिल पाएगा। जठर रस में 2 महत्वपूर्ण एंजाइम्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। एक है पेप्सिन और एक है आपका रेनिन। पेप्सिन का काम क्या है, रेनिन का काम क्या है, इस बात को भी समझ लें आप। पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन, और ये काम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, यानी कोई भी प्रोटीन आप ले रहे हैं तो ये पेप्सिन उसके पाचन में अपनी भूमिका अदा करेगी। और यह भी याद रखें, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन अभी मैंने बताया था आपको कि पाचन में जो भूमिका अदा करेंगे वो क्या होंगे? एंजाइम्स हैं। पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है। एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है कि पेप्सिन रेनिन नाम की एंजाइम्स कहाँ बनती हैं, तो आप कहिए सर ये तो आमाशय में बनेंगी, जठर रस से स्रावित होती हैं या जठर रस में होती हैं। ये तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लियर है ना? यहाँ से पेप्सिन और रेनिन बनेंगी। रेनिन का काम क्या है? रेनिन इसी को तो कहा जाता है दूध की एंजाइम। दूध की एंजाइम, हर वो घटना जो आपके जीवन से जुड़ी है, सच में जब बहुत बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे और जब आप अपने टाइम को नहीं देखेंगे, तब आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर हो सकती है। दूध की एंजाइम क्यों कहा गया? क्योंकि दूध में मिलने वाली केसीन प्रोटीन कहाँ मिलती है? केसीन एक प्रकार की प्रोटीन है, ये कहाँ मिलेगी? दूध में। दूध की केसीन प्रोटीन को पचाने के लिए एक विशेष स्पेशल व्यवस्था है आपके शरीर में, वो एंजाइम है रेनिन, जो दूध की केसीन प्रोटीन को पचाने का काम करती है ना? इसलिए तो मैंने इसे दूध की एंजाइम कहा। आप ये बात मान के चलें कि अभी इसमें बहुत कुछ हमें चर्चा में लेना ही लेना है, लेकिन वो मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, बिंदुवार आगे चलूं, तो इसके ठीक पहले मैं इस बात को आपकी आंखों के सामने से हटा देना चाहता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो दूध है, आप ये जान ही रहे हैं, बार बार ये बात आती है कि दूध के साथ हमें वो मछली नहीं खाना चाहिए, हमें मांस नहीं खाना चाहिए। अगर हम मांस खा चुके हैं तो फिर हमें दूध का सेवन तत्काल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिर ये एंजाइम्स बाधित हो जाएंगी ना, जो आपकी पेप्सिन है और जो रेनिन है, ये एक दूसरे का वर्क कैसे संभाल पाएंगी। और दूध अगर आपके पेट में ज़्यादा समय तक बना रह गया तो फिर तो वही समस्या है, फिर गैस वाली वो दिक्कतें तुरंत शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दूध पच नहीं पाएगा। और दूध को पचाने के लिए रेनिन है स्पेशल व्यवस्था, इसलिए दोनों चीज़ों को अलग अलग करके आपको करना ही है। सच बताऊं, अगर आप मांस का सेवन करते हैं तो लगभग
3 घंटा या उससे कहीं ज़्यादा लग जाएगा भोजन पचने में। और अगर आप मछली का सेवन कर रहे हैं तो मछली थोड़ी जल्दी पच जाएगी 2 घंटे में। ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी बड़ी परवाह करता हूँ और परवाह मुझे करना भी चाहिए। और एक बात मान के चलें, आपके पाचन से आज ये चीज़ें बता दे रहा हूँ जिससे आप ये मान के चलें जो भी चीज़ें खाएं जल्दी पचने वाला खाएं। 2 घंटे में पच जाएगी मछली। और दूध जो है ये भी कुछ इतना ही टाइम लेता है, 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम कौन लेगा पचने के लिए? दूध भी लगभग 2 घंटा इन्वेस्ट करेगा आपके पेट में। इसलिए मैं आपसे बता दिया कि इसकी जो रेनिन नाम की एंजाइम है जो इसकी केसिन प्रोटीन को पचाने का काम करती है, सच में वो जब पेप्सिन ज़्यादा बनेगी तो रेनिन फिर बन नहीं पाएगी, इसलिए समस्या आ जाएगी। इसलिए दूध अलग समय से लें और वो अलग समय से लें। आपको मैं एक बात महत्वपूर्ण बता दूं कि खाने के बाद अक्सर लोग चाय वगैरह पीना पसंद करते हैं। तो सच में अगर आप चाय पी रहे हैं तो दूध वहाँ चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो पेट में रेनिन ज़्यादा बननी शुरू हो जाएगी। ऐसी समस्या फिर हो जाएगी आपको, इसीलिए खाना पचने में समस्या आ जाती है। और एक चीज़ और, जितनी भी चीज़ें अम्लीय आप लेंगे, मीठा ज़्यादा खाएंगे तो समस्या आपकी बनेगी। जो आपका पेट गड़गड़ आवाज़ करता है ना, वो इसी वजह से। और पेट में ये गड़गड़ाहट केवल पाचन संबंधी ही है विकार। तो जरा ध्यान दें। अब तो दूध 2 घंटे में। और अगर बात ये की जाए रोटी भी लगभग थोड़ा सा टाइम लेगी, 2 से 3 घंटा लग जाएगा इसको पचने में। 2 से 3 घंटा लग जाता है। चावल अमूमन 2 घंटे में पच जाता है लगभग। एक बात और समझ लें, मैं बताना सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाह रहा था कि फल और पानी ये 2 ऐसे हैं जो 15 से 20 मिनट के अंदर पच जाते हैं। तो क्यों ना आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन इनका करें, आपकी शरीर वाकई में हेल्दी बनी रहेगी। इसीलिए तो डॉक्टरी सलाह है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। कारण है सबका ना, एक एक पहलू से तो इनका लिंक जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये रोचक तथ्य इसलिए साझा करता हूँ जिससे आप उस टॉपिक से जुड़े रह पाएँ। वाकई में जब हम किसी जगह जाते हैं हमें एक अच्छी व्यवस्था वहाँ मिल पाती है, और कुछ लोग ऐसे हमें मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी करीब से महसूस करते हैं या जानते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हम उस जगह को कहाँ भूल पाते हैं, है ना। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी कहानी इसके साथ अपने आमाशय के साथ जोड़ रहे हैं कि अच्छा भाई आप आएंगे तो कितने देर ठहरेंगे, जब ठहरने वाली व्यवस्था आपके पास है तो हमें कितना समय आप दोगे, हमें कितने समय इस जगह इस प्लेटफार्म पे रोके रखेंगे। तो ये जानकारी आपको मिल गई। तो सबसे कम समय मिलता है किसको? फल और पानी को। ये बहुत ही जल्दी पच जाता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी पानी पी सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी, है ना। क्लियर है। अब कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेता हूँ मैं। अगर ये बात आप समझ पा गए हैं, आमाशय की बात, कार्डिक की बात, इसकी बात और इसकी बात, जिसमें से हमने आपको HCl की बात करके बता दिया, और ये जो एंजाइम वगैरह थी आपने पेप्सिन रेनिन की बात कर ली है ना। और एक एंजाइम और बनता है यहाँ पर, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। जठर रस के पास, जठर रस में एक एंजाइम और आता है जिसे कहते हैं लाइपेज। लाइपेज वाकई में अगर ये पूछा जाए, एग्जामिनर पूछे कि मूलतः ये इस एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है, तो फिर आप अग्न्याशय बताइएगा, क्योंकि अभी अग्न्याशय का पिक्चर आना बाकी है, आगे है वो। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जठर लाइपेज है, वो लाइपेज है और ये जठर लाइपेज है। लेकिन लाइपेज तो लाइपेज होगा ना, यहाँ जो लाइपेज है ये किसका काम करेगा? ये वसा को तोड़ता है। तो कभी एग्जामिनर कह दे कि शुगर को कौन तोड़ता है, वसा को तोड़ने का काम किसका है? लाइपेज का। शुगर को कौन तोड़ता है? एमाइलेज। पहले बता दिया ना, एमाइलेज मैंने शुरू में बताया था। एमाइलेज जो एमाइलेज था, और अगर मैंने उसे एमाइलेज लिखा हो तो उसे आप सुधार कर लें, एमाइलेज। तो जठर रस जो कि लाइपेज, ये वसा को तोड़ेगा, और एमाइलेज क्या करता है? वो शुगर को तोड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और पेप्सिन रेनिन किसको तोड़ती हैं? प्रोटीन्स को। तो एग्जामिनर सीधा प्रश्न कर सकता है निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेंगी, निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम वसा को पचाती है, निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम शुगर को पचाती है, शुगर को तोड़ती है। क्लियर है बात ना। इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी। ये वसा को तोड़ने का काम करेगा, लेकिन इसका मूलतः निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय में होता है। जठर रस में थोड़ी बहुत लाइपेज की मात्रा मिलती है, मैं उसी लाइपेज की बात कर चुका। तो अब ये आमाशय का एक सीधा साधा फिगर आपके सामने आ ही गया है। और मैं अब कुछ महत्वपूर्ण बात कर दूं। यहाँ पर एक ये जो कार्डिक वाला हिस्सा है, थोड़ा सा फिगर इस तरीके से रहेगा, और ये जो कार्डिक वाला हिस्सा ये इसी का पार्ट है, और यहीं पर एक कार्डिक वाल्व लगा होता है। कार्डिक वाल्व का मतलब होता है कार्डिक वाल्व। ये इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब भोजन यहाँ ठहर जाता है तो ये अपने आप को बंद कर लेता है। जब भोजन अंदर चला गया ये बंद कर लेता है,
और जब भोजन पुनः आता है तो पुनः ये जगह खाली कर देता है। समझ रहे हैं? ये कार्डिक वाल्व खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ठूसेंगे ना वैसे वैसे ही अपनी जगह बनाएगा और अंदर खाना आपका प्रवेश करता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी अंदर चला जाएगा। आप सोचेंगे सर अगर ये वाल्व ना होता तो क्या व्यवस्था बिगड़ जाती? बहुत बिगड़ जाता। कहो कैसे? वो ऐसे कि जब आप अचानक कहीं बाहर से आते हैं और बिस्तर पर छलांग लगा देते हैं और ये वाल्व ही ना होता तो पेट में जो कुछ मसला अभी आप बाजार से लेकर के आए हैं ना, वो फट से पूरे नली के रास्ते कहाँ चला आता? फिर बाहर। तो समस्या हो जाती ना। ये जाने वाले चीज़ को फिर वो आने नहीं देता। लेकिन हाँ, विशेष समस्या हो जाए, बहुत मामला बिगड़ जाए आपके शरीर में, आप ऐसा कुछ खा लें ऊट पटांग चीज़ें या ज़्यादा भोजन कर लें, HCl, जब आप ज़्यादा भोजन करेंगे ना तो HCl ज़्यादा बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा। और जब ज़्यादा बनेगा तो वही बात होगी ना एसिडिटी, जैसे आप कहते हैं बड़ी समस्या हो रही है ना, फिर तो वो जो समस्या हो जाएगी, फिर आपको जो वोमिटिंग होगी, यानी जिसे आप उल्टी या पलटी कहते हैं, वो जब होगी तो उस दौरान ये वाल्व खुल जाएगा और पूरा वो पिक्चर जो अंदर था वो पूरे प्रेशर के साथ बाहर छोड़ दिया जाएगा। आप सोचिए कितने प्रेशर, और ये वाल्व खुल गया, ज़्यादा प्रेशर पड़ा, खुल गया। और आप बहुत जल्दी जब भोजन कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी तो ये वाल्व खुल रहा है, अचानक फिर से आपने ठूस दिया। इसलिए आपसे कहा जाता है कि भोजन बहुत शालीनता से लें, बहुत आराम से लें। और जब आप तेज़ी से खा रहे हैं, मान लीजिए पाइप है, वहाँ रुकावट है, वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन आप अचानक जल्दी खा रहे हैं, वहाँ जाकर के भोजन पहुँच रहा है, वो खुला बेचारा, फिर बंद हुआ, फिर खुला, फिर बंद हुआ, तब तक फिर आपने ढप्प से डाल दिया। अब वो खुल ही नहीं पा रहा है। और जब वो खुलेगा नहीं, जब वो वाल्व नहीं खुल पाए, क्योंकि आप जल्दी भोजन कर रहे थे, खड़े खड़े जल्दी खा ही रहे थे, तो आप तुरंत ऐसे करें। जो आप ये कर रहे हैं ना, जिसे आप हिचकी कहते हैं, हिचकी आने की और भी कारण है, वो मैंने पहले बता दिया आपको। एपिग्लूटिस वाली बात हमने पहले कर ली है। यहाँ भी देखिए एक प्रकार की हिचकी आ गई, और जब ये हिचकी आई ना आपको, तब आप क्या करते हैं? एक गिलास पानी लेते हैं और उस पानी को जैसे ही आप पीते हैं, तुरंत ये बाल पूरी तरीके से पुनः, जब प्रेशर पड़ता है कि अरे भाई हटिए, अब आ ही गए हैं तो जाने दीजिए, जब ऐसा होगा तो ये पुनः खुल जाता है। तो इस बाल्व का भी बात अब मैं मान के चलूँ आप समझ पा गए। कार्डिक वाल्व का मसला बस इतना था कि कार्डिक वाल्व का काम है कि हमारे पेट में आया हुआ भोजन पुनः वापस ना जा पाए, ये काम करता है। तो बेहतर है, अच्छा काम के लिए आप लगाए गए हैं, आप लगे रहिए। एक प्रकार के आप दरवान की भूमिका निभा रहे हैं, तो बने रहे। आपको तो हम भूलेंगे नहीं अब, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी हमें समझ में आ ही गई। और खाना खाने के बाद आपको नींद बड़ी लगती है ना? खाना खाने के बाद आपको नींद बड़ी लगती है, ऐसा कारण क्या है? खाना खाने के बाद नींद बड़ी आना, ये मैं कहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर, भाई मैं होता तो ऐसे प्रश्न कर लेता, एग्जामिनर कभी भी कर सकता है ऐसा प्रश्न, खाना खाने के बाद आपको नींद ही क्यों आने लगती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हैं तब आप मान के चलें, जैसे घर पर या कहीं बाहर जहां वर्क ज़्यादा होगा, लोग वहां ज़्यादा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऊर्जा वहां ज़्यादा हरास होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो जब आपने भोजन कर लिया तो आप मान के चलना सारी ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ है? आमाशय को। वो पूरे मस्तिष्क को, जब मस्तिष्क को सूचना जाएगी अरे भैया यहाँ पूरी जिम्मेदारी आ गई, जल्दी जल्दी आप लोगों को भेजिए। अब लोग थोड़े चल करके वहाँ आएंगे, ऊर्जा ट्रांसफर होगी, हर कोशिका अपनी ऊर्जा को भेजेगी, अब वो तमाम ऊर्जा कहाँ पहुँचेगी? यहाँ। तो सारा काम तो पेट के पास चला गया और सब लोग अब रिलैक्स हो गए, किसी को काम करना ही नहीं है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब अकेले पेट उठा रखा है। तो मस्तिष्क वगैरह आप सोचेंगे अरे भाई अब क्या करना है, हर जगह कोई काम ही नहीं हो रहा है, सारे काम ठप पड़ गए हैं, यानी ज़्यादा मेहनत यहीं हो रहा है, तो ये जगेंगे, बाकी सब रिलैक्स हो जाएंगे, इसलिए नींद आ जाएगी आपको। और डकार क्यों आती है भाई बता दे मैं, डकार क्यों आता है? खाना खाने के बाद ये आना, तो आपको पता चल गया कि वर्क ज़्यादा होता है कोशिकाओं का, वर्क ज़्यादा बढ़ जाता है कहाँ की कोशिकाओं का? पेट की, ये बढ़ जाएगा। और खाना खाने के बाद डकार क्यों आएगा ये बात बताना। वो इसलिए आता है, जरा समझना, क्योंकि जब हम भोजन कर रहे होते हैं कुछ वायुवीय कण, यानी कुछ वायु के भी हिस्से हमारे भोजन के साथ हमारे आहार नाल के मार्ग से चले जाएंगे ना, चले जाएंगे। और जब वो भोजन के मार्ग से हमारे आहार नाल से होते हुए हमारे आमाशय में चले जाते हैं, तो उनकी आवश्यकता तो आमाशय को है नहीं। जैसे भोजन अगर आपके श्वास नली में चला जाए तो क्या उसे फेफड़ा पचाएगा? नहीं ना, धक्का देके बाहर करेगा, फिर वो नाक वगैरह तमाम मार्ग से बाहर चले जाते हैं आपको जब छींक आती है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो आपका आमाशय है उसे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जब वो भोजन चला जाएगा, बाद में जैसे ही आप भोजन कर होते हैं तो अचानक आपको डकार आता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका आमाशय फुल होता है ना,
तो उस हवा को धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास करता है कि आप निकलिए, आपका तो हमारे यहाँ काम ही नहीं है। तब वो हवा फट से बाहर आती है और आप उससे क्या कहते हैं? डकार कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो डकार कहते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, समस्या है, क्योंकि जठराग्नि बुझ जाएगी। खाना खाने के ठीक तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फिर जो भूख लगी है वो जठराग्नि जो लगी थी, जो आग लगी थी पेट में, वो बुझ जाएगी। तो बुझाइए नहीं आग को, खाना वो बने रहने दीजिए, तुरंत पानी ना पीजिए। ना खाना खाने के तुरंत पहले, ना खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। और खाना खाने के तुरंत बाद टहलिए भी नहीं। टहलने के लिए भी खाना खाने के कम से कम 20 मिनट बाद आप टहलने यानी वॉकिंग करने के लिए जाएं। ये ना सोचें कि अच्छा आप खा लिए हैं ढंग का, अब टहलें तो हमारा भोजन पच जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मैंने यहाँ बता दी। और मैंने कहा कि अगर आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, ज़्यादा अम्लीय चीज़ का सेवन कर रहे हैं, तो इससे बचें, इससे परहेज करें, क्योंकि यह आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और आपके पाचन प्रक्रिया को बाधित करता है। ठीक, क्लियर है बात? तो हर वो चीज़ जो हद हो जाएगी, ज़्यादा ही होगी, तो मैं मान के चलूँ कि आपको आमाशय संबंधी अब तमाम उन प्रश्नों के जवाब मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये डकार तक, ये कार्डिक का मसला, यहाँ पर एंजाइम की वो बातें, आमाशय की लंबाई चौड़ाई, आमाशय में कौन सी गति होती है, कर्मान कुंचन की गति, आहार नाल की लंबाई कौन सी गति, उसमें भी लार में कौन कौन सी एंजाइम, उनके कार्य, वो महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है। और मैं आपको अब छोड़े जाता हूँ। और अगर आपको ये कंटेंट बेहतर लगा हो और आज की क्लास आपको प्यारी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट करते रहें। ये आपसे गुजारिश हमारी है। और अच्छे मनोवेग से, पूरे मन से पढ़ते रहें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। ये सारी प्रक्रिया इस चैप्टर ने आपको बता रखी है। अभी आने वाली क्लासें भी आपका ही केयर करवाएंगी। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।